नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश कॉर्पोरेट रडार में। रोज बरोज हम एक कंपनी से चर्चा करते हैं, कंपनी की विस्तार योजनाओं के बारे में बातचीत करते हैं, साथ साथ इन एंड आउट किस तरह कंपनी एक्सपैंड कर रही है और आने वाले समय में कौन कौन से नए एक्विजिशंस, डेट सिचुएशन, इन्वेस्टमेंट या फिर आउटलुक, इन सब को लेकर हमारी एक विस्तार चर्चा होती है। और आज भी हम बातचीत करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट से। हमारे साथ जेके पेपर की मैनेजमेंट होगी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ उनकी मैनेजमेंट मौजूद भी है। आगे बढ़ने से पहले और मिस्टर मेहता से बातचीत करने से पहले, एएस मेहता जो कंपनी के प्रेसिडेंट है, उनसे हम बातचीत करने से पहले आपको ये दिखा देते हैं कंपनी का कामकाज कैसा है और ओवर पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने किस तरह की ग्रोथ पकड़ी। जेके पेपर 55 साल पुरानी पेपर कंपनी 1962 में कंपनी का कारोबार शुरू हुआ। 4,55,000 सालाना टन की क्षमता है। ब्रांडेड कॉपियर मार्केट में कंपनी मार्केट लीडर है। कॉपियर मार्केट में कंपनी का 27% का मार्केट शेयर है। कोटेड पेपर और हाई एंड पैकेजिंग बोर्ड्स में भी कंपनी देश की 2 सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। 35 देशों में कंपनी के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। ओडिशा और गुजरात में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ऑफिस पेपर्स, पैकेजिंग बोर्ड, प्रिंटिंग एंड राइटिंग पेपर्स और स्पेशलिटी पेपर्स शामिल हैं। कंपनी की पूरे देश में स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 188 होलसेलर्स, 10 डिपो और 4 रीजनल मार्केटिंग ऑफिस भी हैं। साथ ही 4,000 डीलर्स भी कंपनी के नेटवर्क में मौजूद हैं। प्रोडक्ट की बड़ी रेंज के साथ कंपनी के पेपर प्रीमियम क्वालिटी के लिए भी जानी जाती है। कंपनी में प्रमोटर की करीब 55% की हिस्सेदारी है। पिछले 1 साल में कंपनी के शेयर ने 121% का शानदार रिटर्न दिया है। तो 121% का शानदार रिटर्न देने के बाद अब कंपनी क्या सोच रही है, कैसे विस्तार करेगी? अगर आप नंबर्स पे भी नजर डालें तो 2014 के बाद से कंपनी ने जो एक रफ्तार पकड़ी है और आज तक वो रफ्तार अभी भी जारी है। मैनेजमेंट से हम बातचीत करेंगे, मिस्टर मेहता हमारे साथ मौजूद भी हैं चर्चा करने के लिए, लेकिन अलग अलग पैरामीटर जिन पर हम चर्चा करेंगे पहले आपको वो बता देते हैं। खास तौर से आउटलुक किस तरह का है सेक्टर का, न्यूज़ पॉलिसीज़ कैसी हैं गवर्नमेंट की, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है कंपनी का, मार्जिन पिक्चर क्या है, डेट स्टेटस, ऑर्डर इनफ्लोज, कैश सिचुएशन, इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंशन प्लान, इन सब पैरामीटर्स पे हम कंपनी के साथ बातचीत करने वाले हैं। मिस्टर मेहता नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहली चीज़ तो जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बजिंग है, चाहे वो इनपुट कॉस्ट को लेकर हो, बल्ब की कीमतों में कुछ कमी देखने को मिली है हाल फिलहाल में, या फिर अदरवाइज सेक्टर के अंदर जो डिमांड है उसमें एक स्पाइक आया है। आप कैसे देख रहे हैं कंपनी की सिचुएशन, कंपनी किस तरह पोजिशन है इस पूरे स्पेस में? देखिए, जहाँ तक पेपर इंडस्ट्री का सवाल है, ग्लोबली पेपर इंडस्ट्री के ग्रोथ जो नंबर हैं वो बहुत कम है। ग्लोबल लेवल के ऊपर पेपर इंडस्ट्री की ग्रोथ प्रोजेक्टेड आने वाले समय के लिए 5 to 10 ईयर्स में केवल 1% दिखती है, क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पेपर की डिमांड कम हो रही है दिन ब दिन। और उसका इम्पैक्ट ये है कि जो इमर्जिंग कंट्रीज़ है वहाँ ग्रोथ होते हुए भी ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 1% है। इंडिया एक ऐसा देश है, हिंदुस्तान एक अकेला ऐसा मार्केट है जहाँ पेपर की ग्रोथ फास्टेस्ट है ग्लोबली। वर्ल्ड में ऐसा कोई मार्केट नहीं है कि जहाँ पेपर की ग्रोथ 5 से 6% होती हो अभी आज के दिन में। हमारा ऐसा अनुमान है कि अगले 15 साल तक भी हिंदुस्तान की पेपर मार्केट में जो ग्रोथ है वो 5 से 6% रहेगी। उसके कई कारण हैं। अभी जो शिक्षा का स्तर है, जो एजुकेशन के ऊपर थ्रस्ट है, जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल अभी तक जिस स्टेज पे हमारे देश में है उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी जो सिनेरियो डेवलप हो रहे हैं, जो लोगों की लाइफस्टाइल है, जो लोग अब कॉस्मेटिक्स और पैकेजिंग और पैकेज फूड की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए पेपर इंडस्ट्री की हमारी हिंदुस्तान में जो ग्रोथ है वो 5 से 6% अगले 10 से 15 साल के लिए, और अगले 5 साल की अगर आप बात करें तो मेरा अनुमान है कि 6 से 7% की ग्रोथ रहेगी। ओके सर, कंपनी के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि ये सेक्टर है इसमें कंपटीशन बहुत बड़ा है। पिछले जब से कंपनी ने कामकाज किया तब इतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन हाल फिलहाल में बहुत कंपनीज आ चुकी हैं। कितना चैलेंजिंग है कंपनी के लिए अपने मार्जिन्स को इंटैक्ट रखना और अपनी जो साख है उसे मेंटेन रखना? देखिए, जहाँ तक कंपटीशन का सवाल है, सारे सेक्टर में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी है, और जब आप अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करते हैं और ग्लोबल प्लेयर्स भी अगर
उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो कॉम्पिटिटिवनेस और कंपटीशन की इंटेंसिटी बढ़ती है। लेकिन जो अच्छे प्लेयर होते हैं, पर्टिकुलरली जो लीडरशिप रोल अपना प्ले करते हैं इंडस्ट्री में, लाइक जेके पेपर, जो अपने हर प्रोडक्ट की कैटेगरी में एक लीडरशिप का रोल रखता है, और पेपर इंडस्ट्री में भी पर से हम करीब 75 वर्ष पुराने प्लेयर हैं, तो हमारा एक लीडिंग रोल है। और उस कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के होते हुए भी हम अपनी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाए रखते हैं, हमारी ब्रांड पोजीशनिंग अच्छी रखते हैं, हमारी प्राइसिंग पॉलिसी डिफरेंट रहती है। तो मुझे नहीं लगता है कि कंपटीशन से हमें कुछ घबराने की ज़रूरत होती है या ये कोई चैलेंज है मेरे लिए। हमारा चैलेंज अपने आप के लिए है, हमारे अपने जो स्टैंडर्ड हैं उसको हम दिन ब दिन बढ़ाते हैं, उसको बेटर करते हैं, यही कंपटीशन हमारे लिए है। ओके सर, बहुत बड़ी एक वाइड प्रोडक्ट रेंज है आपके पास, चाहे अनकोटेड पेपर की बात करें, पैकेजिंग पेपर की बात करें। फिलहाल कंपनी का मेजर फोकस जो है वो किस रेंज के ऊपर है, और कहाँ से कंपनी को लगता है कि एक डार्क हॉर्स है, आने वाले समय में इस सेगमेंट पर अगर ज़्यादा पैसा लगाया जाए, ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए, या ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल की उम्मीद आपको उसमें से लग रही है? देखिए, जो प्रोडक्ट सेगमेंट है, हमारी रेंज काफ़ी वाइड है, और हम पैन इंडिया कंपनी है, तो सारी ज्योग्राफिक टेरिटरीज़ में हमारी अपनी प्रेजेंस है। हमारा जो फोकस है अभी भी, पिछले कई वर्षों से हमारा फोकस ऑफिस पेपर सेगमेंट के ऊपर रहा, पर्टिकुलरली कॉपियर पेपर के ऊपर, जो प्रिंटिंग पेपर है, ऑफिस पेपर है, उसके ऊपर हमारा फोकस हमेशा रहा और आने वाले समय में भी हमारा फोकस रहेगा। और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर हमारी लीडरशिप हम कायम रखेंगे। आज भी हम बड़े एक हाई मार्केट शेयर के लीड प्लेयर हैं इसमें, और वो हम मेंटेन करेंगे। इसमें सारे प्राइस पॉइंट के ऊपर हमारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, प्रीमियम प्राइसिंग के ऊपर है, मॉडरेट प्राइसिंग के ऊपर है, इकोनॉमी सेगमेंट के ऊपर हैं, तो सारी प्रोडक्ट रेंज हमारे पास है। हम अकेले ऐसे हैं कि इस वाइड रेंज के प्रोडक्ट हम ऑफिस पेपर में कस्टमर को ऑफ़र करते हैं, तो कस्टमर के पास काफ़ी सारी चॉइसेस जेके पेपर प्रोवाइड करता है। ये इसमें एक फोकस हमारा बना रहेगा। इसकी ग्रोथ परसेंटेज भी ठीक है, अभी इन आने वाले सालों में भी कम से कम 6 से 7% की जब ग्रोथ इसमें रहेगी, और क्योंकि हमारी लीडरशिप पोजीशन है तो उसको मेंटेन रखना हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है, तो उसका एक फोकस बना रहेगा। दूसरे प्रोडक्ट कैटेगरी का जहाँ से सवाल है, कोटेड पेपर एक ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी है जिसमें इंडिया में 2 ही मैन्युफैक्चरर हैं, बलारपुर इंडस्ट्रीज़ और जेके पेपर। 50% जो डोमेस्टिक डिमांड है वो इंपोर्ट से कैटर होती है, तो इम्पोर्टेड कोटेड पेपर इंडिया में आता है। इसमें हमने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ये लिया है, और हमारी स्ट्रेटेजी ये रही है कि इसमें हम अब कैपेसिटी एडिशन नहीं करेंगे, क्योंकि अब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कैपेसिटी में इन्वेस्टमेंट करना वायबल नहीं लगता आज की डेट में। और क्योंकि ग्लोबल सप्लाई सरप्लस है और प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो हमने कुछ टाई अप किए हैं जिससे हमारे अपने ब्रांड में हम सोर्सिंग करते हैं और उसको हम इंडिया के मार्केट में कैटर करते हैं। हम इसकी रेंज को भी कंप्लीट करते हैं, जीएसएम को भी कंप्लीट करते हैं, और हमारे कस्टमर खुश हैं क्योंकि हम अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, अच्छे सोर्सेज से लाते हैं और इंडिया में बेचते हैं। और आने वाले समय में इस वॉल्यूम को हम बढ़ाएंगे। हमारी जितनी कैपेसिटी है उतना ही हम सोर्सिंग भी कर रहे हैं, और इस सोर्सिंग को हम अगले 2 साल में डबल करने का प्लान रखते हैं ऑन ए कोटेड पेपर। पैकेजिंग बोर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी है जी, और क्योंकि पैकेज्ड गुड्स और पैकेज फूड की ग्रोथ अच्छी है, तो ये सेक्टर अच्छा ग्रो कर रहा है। लेकिन पिछले 2-3 साल में इसमें 2-3 प्लेयर आए हैं, तो डिमांड सप्लाई सिनेरियो थोड़ा मिसमैच हुआ है। उसकी वजह से प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो वर्क नहीं की, और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में एक ड्रॉप हुआ है। इमीडिएटली इसमें इन्वेस्टमेंट करना अभी वायबिलिटी नहीं दिखती, क्योंकि सरप्लस कैपेसिटी अवेलेबल है। लेकिन मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल में जो भी कैपेसिटी अवेलेबल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, और उस टाइम एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी होगी पैकेजिंग बोर्ड में, और हमारा फोकस इसमें रहेगा। ओके सर, एक चीज़ अहम ये भी है, कंपनी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ज़रूरत पड़ी है प्राइस को रिवाइज भी किया है। इनपुट कॉस्ट का ट्रेंड किस तरह से रहा है पिछले कुछ एक समय में, और क्या फर्दर प्राइस रिवीजन की कोई योजना कंपनी बना रही है? ओके,
देखिए, इंडिया हमेशा से वुड डेफिसिट कंट्री रहा है, और क्योंकि हम लोग वर्जिन पल्प बेस्ड और रॉ मटेरियल बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरर हैं, इंडिया में करीब करीब 30% पेपर जो प्रोड्यूस होता है वो वुड बेस्ड रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस होता है। और इंडिया वुड डेफिसिट कंट्री रहा है क्योंकि लैंड यूटिलाइजेशन जो हमारे कंट्री में होता है वो या तो फार्म प्रोड्यूस के ऊपर है, फूड ग्रेन के ऊपर है, या कॉमर्शियल क्रॉप्स के ऊपर है। प्लांटेशन के लिए लैंड की अवेलेबिलिटी कम रही है। लेकिन पिछले 4-5 साल से किसानों को जो वुड के जो प्राइस मिले हैं उसकी वजह से एक उनका मोमेंटम बना है। हम लोगों ने भी इसके ऊपर काफ़ी काम किया है, नए नए क्लोन डेवलप किए हैं, फार्मर की इनकम बढ़ाने के तरीके सुझाए हैं, शॉर्ट मैच्योरिटी के प्लांट डेवलप किए हैं ताकि फार्मर को 3 से 4 साल में उसकी हार्वेस्ट करने का मौका मिल जाए और फार्मर का रेवेन्यू बेटर हो। तो प्लांटेशन एक्टिविटी में एक फोकस आया है। रॉ मटेरियल के प्राइसेस आज से 2 साल पहले, मतलब उसके पहले 3 साल में करीब करीब डबल हो गए थे जी। जो पिछले 2 साल में थोड़ा सा सॉफ्टनिंग हुआ है, रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हुए हैं क्योंकि प्लांटेशन के ऊपर फोकस रहा, प्लांटेशन अच्छा हुआ, फार्मर की यील्ड बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और नियर बाई एरिया से जो प्लांटेशन अवेलेबल हुआ तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट रिड्यूस हुई है, उसकी वजह से रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हुई है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगले 2-3 साल में रॉ मटेरियल कॉस्ट का सिनेरियो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे नहीं रहेगा, स्टेबल रह सकता है या थोड़ा और मॉडरेट हो सकता है, थोड़ा सा रिडक्शन भी हो सकता है क्योंकि जो कैचमेंट एरिया से वुड मिलती है तो आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाती हैं। लेकिन दूसरी जो इनपुट कॉस्ट है उसमें कुछ पिछले 6-8 महीने से कमोडिटी प्राइसेस जो अप ट्रेंड हुआ है उसकी वजह से इंक्रीज़ हुआ है, उसका एक माइनर इम्पैक्ट ज़रूर पेपर इंडस्ट्री में आया है। पेपर के प्राइसेस पिछले 6-8 महीने से कुछ बढ़े हैं। ये इनपुट कॉस्ट का प्रेशर एक रीज़न है। दूसरा रीज़न और भी है कि पेपर के प्राइसेस पिछले 1.5 साल में नहीं बढ़े थे, रादर कुछ कम ही हुए थे, और पेपर इंडस्ट्री की नीड है एक रिजनेबल प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन को बनाए रखने के लिए पेपर प्राइसेस एक रिजनेबल लेवल पर होने चाहिए। तो अभी पेपर प्राइसेस बढ़े हैं। मुझे लगता है कि अगले 6-8 महीने में और मार्केट की सिनेरियो, डिमांड सप्लाई सिनेरियो को देख करके प्राइसिंग डिसीजन लेने होंगे। और ये हर कंपनी का अपना अपना प्राइसिंग डिसीजन है, अपनी प्राइसिंग पॉलिसी है, अपनी कंपटीशन इंटेंसिटी को माइंड में रखते हुए प्राइसिंग डिसीजन लिए जाएंगे। तो आप कुछ बढ़ाने की योजना बना रहे हैं प्राइसेस? देखिए, हमने कोटेड पेपर के प्राइस अभी इस महीने और 1000 रुपये बढ़ाए हैं। कोटेड प्राइसेस, कोटेड पेपर के प्राइस बढ़ाने की स्थिति बनी थी तो हमने बढ़ाए हैं। पैकेजिंग बोर्ड के प्राइस हमने पिछले महीने बढ़ाए हैं, और कॉपियर पेपर के प्राइस हमने नहीं बढ़ाए हैं। अब आने वाले समय में, क्योंकि मई जून वैसे भी थोड़ा सा लीन सीज़न होता है कॉपियर के लिए, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं, कोर्ट बंद हो जाते हैं, तो वैसे भी डिमांड सिनेरियो ठीक नहीं रहता। तो वी विल टेक ए कॉल। हम जून जुलाई में जब जैसा सिनेरियो होगा उसके हिसाब से अपना कॉल लेंगे। सर, FY14 से ही जब कंपनी ने घाटा पोस्ट किया था, डीप रेड था, उसके बाद से कंपनी ने एक नंबर्स में इंप्रूवमेंट शो किया और लगातार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूवमेंट आता गया। इस साल अब तक यानी कि 9 महीने के दौरान ही कंपनी उतना मुनाफा कमा चुकी है जो कि पिछले साल पूरे साल में कमाया था। क्या ये मान के चलें कि जो टर्न अराउंड सिचुएशन 2014 में देखने को मिली और डेट ईज आउट होना शुरू हुआ, वो पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है और अब आने वाला समय जो होगा वो और बेहतर नंबर ही होगा? और अगर ऐसा आता है तो कितनी ग्रोथ आप देख रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में मीडिया के माध्यम से ये कहा है कि जब से हमने अपना नया जो प्रोजेक्ट उड़ीसा में लगाया है उसमें एफिशिएंसी के सारे एरिया में हमने इम्प्रूवमेंट किया है, और एक बहुत अच्छे बेंचमार्क के पैरामीटर के ऊपर हम इस नई फैसिलिटी में प्रोडक्शन कर रहे हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 103-104% के ऊपर हम चला रहे हैं। सारे कंजम्पशन पैरामीटर हमारे बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के ऊपर हैं। तो सारी एरिया में हमने सेविंग क्रिएट की, और आज मैं ये दावा कर सकता हूँ कि हम कन्वर्जन कॉस्ट के मामले में लीस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बन गए हैं। और आने वाले समय में हमारा अपना इंटरनल टारगेट, इंटरनल टीम के लिए चैलेंज है कि हम इन पैरामीटर्स के ऊपर और बेहतर करें
और अपनी कॉस्ट को और रिड्यूस करें। तो जो पैरामीटर हमने अचीव किए हैं आने वाले समय में और उसको बेटर ही करेंगे, उसमें नीचे जाने का सवाल ही नहीं उठता। और जहाँ तक मार्केट के सपोर्ट का सवाल है, अगर मार्केट का सपोर्ट जैसा अभी रहा, आने वाले समय में भी मार्केट का अगर सपोर्ट रहा, तो मार्जिन जो आज आप देख रहे हैं उस मार्जिन को और बेटर करने का प्रयास किया करेंगे। ओके सर, दो चीज़ें अहम हैं। पहली चीज़ तो डिजिटाइजेशन जो है वो पेपर इंडस्ट्री के ऊपर मेजर इम्पैक्ट करता है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? दूसरा एक मिथ भी है कि एनवायरनमेंट के लिए हमेशा से पेपर इंडस्ट्री जो है वो कुछ खास नहीं करके गई है, उनकी अगेंस्ट ही रहती है हमेशा एनवायरनमेंट के। इस मिथ को आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, जहाँ तक डिजिटाइजेशन का सवाल है, इसके दो पहलू हैं जिसके ऊपर मैं डील करना चाहूँगा। कि एक तो डिजिटाइजेशन की वजह से पेपर का कंजम्पशन या पेपर की डिमांड कम हो। मेरा ऐसा मानना है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में कुछ हद तक डिजिटाइजेशन के ऊपर जब काम हुआ तो वहाँ पेपर का कंजम्पशन कम हुआ, लेकिन उनका कंजम्पशन जिस पॉइंट से था उससे कम होना बहुत एक नेग्लिजिबल इशू है, क्योंकि उनका कंजम्पशन इतना ज़्यादा है। अगर आप यूएस की बात करें तो 200 केजी पर कैपिटा कंजम्पशन वो करते हैं, उससे अगर उनका कंजम्पशन 190 केजी आता है तब भी वो एक माइनर रिडक्शन है, जबकि हमारा कंजम्पशन 12 केजी पर कैपिटा है। वो इतनी नेसेंट स्टेज के ऊपर है कि हमारे यहाँ रिडक्शन का सवाल ही नहीं उठता। दूसरा, डिजिटाइजेशन के इम्पैक्ट अब दिखने शुरू हुए हैं। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले यूएस की स्टडी आई, अभी इंग्लैंड की स्टडी आई कि जब भी जो ई लर्निंग या ऑनलाइन रीडिंग हो रही है उसके ऊपर नेगेटिव रिएक्शंस आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। इनफैक्ट अब बच्चों की वापस पसंद फिजिकल बुक की तरफ हो रही है। बच्चे फिजिकल बुक पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि मेमोराइजेशन बेटर होता है, कंसंट्रेशन बेटर होता है। इनफैक्ट ई बुक्स का डिमांड कम हुई है वेस्टर्न वर्ल्ड में, समथिंग अराउंड 10%, और फिजिकल बुक एंड पब्लिशिंग सेक्टर इज ग्रोइंग अगेन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो एक ये ट्रेंड चलता है अपने यहाँ अभी भी। फिजिकल बुक का जो ट्रेंड है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अच्छे पब्लिशर से जब भी हम बात करते हैं तो उनका प्लान है कि 10 to 12% ग्रोथ वो अभी भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो डिजिटाइजेशन का इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होगा। रादर डिजिटाइजेशन और ई बिजनेस और ई कॉमर्स से पेपर का कंजम्पशन बढ़ ही रहा है कम होने की बजाय। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट जो आपने ठीक कहा कि एक मिथ है कि हम इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं या फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन को करते हैं। इस मिथ को मैं क्लियर करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हम लोग जितना भी रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वुड के फॉर्म में, वो कभी भी फॉरेस्ट से नहीं आता, वो हमारा अपना प्लांटेशन किया हुआ है। इनफैक्ट हम जितना प्लांटेशन करते हैं उससे कम ही यूज़ करते हैं। और वी आर नेट ग्रीन कंपनी बिकॉज वी प्लांट मोर देन व्हाट वी यूज़ द ट्री। तो एक ये एस्पेक्ट है। दूसरा, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने एनवायरनमेंट को अच्छा करने की कोशिश की है। वाटर कंजम्पशन प्रैक्टिकली हमने हाफ कर दिया, केमिकल कंजम्पशन हमने कम किए, लाइम कंजम्पशन हमने कम किए हैं, कॉस्टिक कंजम्पशन हमने कम किए हैं। तो एनवायरनमेंट को डैमेज करने का सवाल ही नहीं उठता। जितने एनवायरनमेंटल के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, नॉर्म्स हैं, उन सब को हम आज मीट करते हैं। तो एनवायरनमेंट को खराब करने का तो सवाल ही नहीं उठता। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि सर आगे भी कंपनी ऐसी ग्रो करती रहेगी बिना किसी नेचर को डैमेज किए हुए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थोड़ा और समय होता तो और अच्छा होता, इस समय का थोड़ा अभाव रहा, लेकिन धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मेहता अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। अब कंपनी के आउटलुक पे तो हमने कंपनी मैनेजमेंट से बातचीत की, अब शेयर के आउटलुक पे भी बातचीत कर लेते हैं। मिस्टर विवेक करवा हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। विवेक, जेके पेपर के मैनेजमेंट से हम बातचीत कर रहे थे, विस्तार योजनाओं पे हमने चर्चा की। उनका ये कहना है कि नंबर से जो इंप्रूवमेंट आया ओडिशा प्लांट का साफ तौर पर इंपैक्ट भी इसमें आता हुआ दिखाई पड़ा। आपका व्यू क्या कहता है इस पर? नमस्ते सुमित। इनफैक्ट आप अगर जेके पेपर ओवरऑल ऐसे कंपनी देखो तो एक्चुअली जैसे अभी आप लोग डिस्कशन कर रहे थे पिछले 5-10 मिनट से, पेपर कंजम्पशन कम होगा करके एक सिनेरियो बना था इंडिया में और वर्ल्ड वाइड, पर्टिकुलरली जैसे किंडल आ गए या फिर डिजिटलाइजेशन वगैरह हुआ। लेकिन उसके बाद में देखा गया है कि पेपर ऐसे सेक्टर फिर भी उसने मतलब ग्रोथ दिखाया है और प्राइसेस भी काफी स्ट्रांग रहे हैं। तो जेके ग्रुप से है ये कंपनी और काफी इनफैक्ट हमें इसकी क्वालिटी भी बहुत गुड बोलना चाहूंगा। और जो फाइनेंशियल ट्रेंड है, इनफैक्ट आप अगर देखो इनका रिजल्ट अगर 2005 से भी देखो
तो कंटिन्यूसली एक सेल्स ग्रोथ 2005 में ये करीबन 570 करोड़ की सेल्स कर रहे थे और 2016 में करीबन 2800 की सेल ये लोग कर रहे हैं जी। और ऑफ कोर्स 2014 और 15 में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन 16 और 17 में वापस ये लोग मतलब ऐसे कंपनी जेके पेपर ने रिकवरी दिखाया है जी। और सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल से करीबन 15% 15.5% चल रही है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक काफी गुड है यहाँ पे और जो डाउन साइड देखा गया था वो डाउन साइड वगैरह देख के अब मतलब पिछले एक साल में काफी रिकवरी किया है और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे भी अगर कोई निवेशक एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे देखते हैं, मतलब करीबन एक साल पहले मार्च 2016 में ये करीबन 45-46 रुपीज में ट्रेड हुआ करता था, आज 110 के ऊपर है। तो 9700 का स्टॉप लॉस लगा के मेरे हिसाब से आज भी ये एक बड़ी बनता है और वैल्यूएशन भी फेयर है और आई थिंक फाइनेंशियल ट्रेंड भी काफी पॉजिटिव जा रहा है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो निवेश करके चलने की राय विवेक की तरफ से भी है और अलग ब्रोकर्स को भी आपने देखा वो भी यहाँ पे खरीदारी करके चलने की राय दे रहे हैं। तो एक अच्छे फंडामेंटल के साथ और एक अच्छे आउटलुक के साथ आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं, सभी का ये मानना है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, कमोडिटीज मार्केट में चर्चा करते हैं, स्पेशली एग्री कमोडिटीज, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनो सुनो तो अपने दिल की, सुनो तो अपने दिल की, सुनो तो अपने दिल की। लक्स कोजी। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आप बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। और बाजार की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में कमजोरी है और कॉमेक्स पर गोल्ड का भाव $1253 प्रति औंस के करीब है। सिल्वर का भाव $16.80 प्रति औंस के नीचे है और फिलहाल कॉमेक्स पर सोने चांदी में लाल निशान में कारोबार है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3 हफ्ते के निचले स्तर के करीब है गोल्ड। हमारे साथ राजीव कपूर हैं, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड। राजीव, आज के लिए गोल्ड और सिल्वर पर क्या व्यू है आपका? देखिए मुझे नेगेटिव भी लग रहा है अभी। लगता है कि सोना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे $1250-1248 तक टूट सकता है और इंडियन मार्केट में 28,400 450 टच कर सकता है। तो हल्के उछाल पर बिकवाली की सलाह रहेगी 28,600 पर, 28,700 के स्टॉप लॉस। ओके, इसके अलावा सिल्वर पर क्या कॉल है आपकी? देखिए सिल्वर लगता तो बहुत ज्यादा ओवर सोल्ड है, बट अभी तक कोई भी रिवर्सल के साइन देखने को नहीं मिल रहे हैं। जब तक वो नहीं मिलते तब तक सेलिंग की एडवाइस रहेगी। 39,200 पे बेचना चाहिए, 39,450 के स्टॉप लॉस से 38,700 के टारगेट की। एग्री कमोडिटी में आज भारी गिरावट का माहौल दिखा है शुरुआती दौर से ही। क्या आपको लगता है कि एग्री मार्केट में अभी गिरावट और बढ़ने वाली है, और अगर हाँ तो ऐसे में किस काउंटर में आपके हिसाब से ट्रेड करना बेहतर रहेगा? देखिए मृत्युंजय, जिन काउंटर्स में हमने बहुत भारी उठापटक देखा था पिछले 2 महीने पहले में, जैसे धनिया, जीरा, गुआर, ये काफी बड़े भी थे इस एंटीसिपेशन में कि शायद इस बार का मानसून में कुछ कमी देखने को मिलेगी। अल नीनो के थोड़े से आशंकाएं आई थी ऑस्ट्रेलियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो सब इम्पैक्ट अभी देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानसून इस बार का अच्छा होने वाला है। तो मुझे लग रहा है ये उसी का ही नीजर्क रिएक्शन है और थोड़ा फिसल सकते हैं। धनिया नीचे में 6,058 भी आ सकता है और जीरा मुझे लगता है, जीरा तो ऑलरेडी हम आपको 19,500 के आसपास बता रहे थे, काफी ऊपर के स्तर है, तो 18,000 तक जीरा नीचे में चल सकता है। जी शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए।